हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर स्टडी हब। मैं शानू राणा। आज बात करेंगे यूपी बीएड स्पेशल में कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट है। इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। जो लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो हेल्पफुल है ही, और जो लोग अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और जितने भी लोग चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, आप लोग का जितना भी स्कोर हो आप लोग मुझे कमेंट करके वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताएं। बहुत से बच्चे कमेंट करके वीडियो के लास्ट में अपने अपने स्कोर बताते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और जो लोग नहीं बता पाते हैं तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग भी कमेंट करके अपने स्कोर ज़रूर शेयर किया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगर बात की जाए कि पहला स्थान कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो रूस है। सबसे आगे क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है, और 7वां स्थान भारत का है। अगर बात की जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। इससे पहले चीन का स्थान है। और अगर बात की जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वो है वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर 2, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पहली बैठक अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हुई थी मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? बम्बई में। पहले नाम क्या हुआ करता था इसका? बम्बई हुआ करता था। ये 28 दिसंबर 1885 को पहली बैठक हुई थी। और अगर बात की जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1885 को ही हुआ था। A.O. ह्यूम ने इसका गठन किया था। और पहली बैठक के इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये W.C. बैनर्जी थे। कौन थे? W.C. बैनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसके लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा, और ये गाना भी है बहुत ही अच्छा। तो ये लाइनें, ये गाना, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, बिस्मिल अजीमाबाद ने लिखा है। किसने लिखा है? बिस्मिल अजीमाबाद। तो लोगों को बहुत कन्फ्यूजन ये रहता है कि ये राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है, लेकिन बिस्मिल अजीमाबाद अलग है और राम प्रसाद बिस्मिल अलग है। बिस्मिल अजीमाबाद ये बिहार के थे, पटना के। क्वेश्चन नंबर 4, शैक्षिक सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई? तो शैक्षिक सुधार हेतु जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी ये 1986 में लागू की गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और ये शैक्षिक सुधार है, इसको लागू करने से पहले इसमें बहुत सारे संशोधन भी किए गए थे। जैसे कि इसमें ये प्रावधान भी रखा गया था कि बच्चों को 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। ये इस तरीके की बात भी इसमें कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में भारत में कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इनमें से कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो ये ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार, ये नागरिकों को प्राप्त नहीं है। संपत्ति का अधिकार जो कि अब एक कानूनी अधिकार बन चुका है, जो कि आर्टिकल 300A में आता है। किस में आता है? आर्टिकल 300A में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसका आर्टिकल हमें याद रखना है। मूल अधिकार की बात करें तो ये भाग 3 में दिए हुए हैं मूल अधिकार हमारे संविधान में। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल अधिकार जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। बात की जाए कि मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे, तो जब संविधान बना था तो मूल अधिकार उस समय कितने थे? तब 7 मूल अधिकार हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे? 7 मूल अधिकार हुआ करते थे। लेकिन जब इसमें संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। कब हुआ था? 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। तब इसमें जो संपत्ति का अधिकार था इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, और ये 300A के इसमें आर्टिकल 300A में इसको रखा गया। तो प्रेजेंट टाइम में मूल अधिकार कितने रह गए? 6 मूल अधिकार रह गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको याद रखना आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक सर्वेक्षण क्या है? तो इसमें से सामाजिक सर्वेक्षण क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, व्यक्तियों के समूह की सामाजिक संस्थाओं एवं क्रियाओं का अध्ययन करना, इसको कहा जाता है सामाजिक सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो अर्थशास्त्र का संबंध इनमें से किससे है? तो ये धन से है। आप सभी को पता होगा, अर्थशास्त्र एक पुस्तक भी थी जिसके लेखक जो थे चाणक्य थे, जिनको कई नामों से जाना जाता है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? ये धन से है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसमें बताना है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय यानी RBI की स्थापना हुई थी। ये स्थापना की बात रही। अगर क्वेश्चन ये आता है कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो प्रेजेंट टाइम में RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? ये 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। सन 2003 में इसका संशोधन किया गया था, जिसमें कुछ नए और भी प्रावधान जोड़े गए थे और जो वन्य जीव संरक्षण के संबंध में कुछ और भी सख्त कानूनों को लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, संसाधन संरक्षण की दिशा में नर्मदा बचाओ अभियान किसने शुरू किया था? तो नर्मदा बचाओ अभियान ये किसने शुरू किया था? ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मेधा पाटेकर ने। ये अभियान 1985 में मेधा पाटेकर ने शुरू किया था, जो कि गुजरात से इसको शुरू किया था। नर्मदा नदी को गुजरात की और मध्य प्रदेश की दोनों राज्यों की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, मुगल सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? तो इनमें से अकबर के दरबार में नवरत्नों में से कौन एक नहीं थे? तो जो ऑप्शन ए है बैरम खान, ये अकबर के नवरत्न नहीं थे। बैरम खान अकबर के संरक्षक थे। कौन थे? अकबर के संरक्षक थे। बाकी जो हैं अबुल फजल, मान सिंह, फैजी, ये सब अकबर के नवरत्नों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 12, 1878 ईस्वी के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? तो जब 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जब आया था तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था? इसमें भारतीय भाषाओं के जो समाचार पत्र थे उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में क्या किया था? जो हिंदी अखबार हुआ करते थे पूरी तरीके से हिंदी भाषाओं को दबाने का प्रयास किया था और ये काफ़ी हद तक अपने प्रयास में सफल भी रहे थे। अगर उस समय की बात की जाए तो उस समय गवर्नर कौन हुआ करते थे? तो लॉर्ड लिटन के टाइम पे ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। कौन था? लॉर्ड लिटन। क्वेश्चन नंबर 13, जनसंख्या नियंत्रण के हेतु क्वेश्चन नंबर 13, जनसंख्या नियंत्रण के हेतु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो जनसंख्या नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी, ये 15 फरवरी सन 2000 ईस्वी को की गई थी और इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने। किसने की थी? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 64, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, तो इसके लेखक कौन है? ये बुक है फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। इस बुक के लेखक बताना है। सर यदुनाथ सरकार इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी बताना है ये कब हुई थी। ये 1984 में हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। और जब ये भोपाल गैस कांड हुआ था तब इसमें कौन सी गैस निकली थी? तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी। कौन सी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन 16, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन कब हुआ? NDC का गठन बताना है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन ये कब हुआ था? तो NDC का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगर बात की जाए कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में NDC के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी NDC के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नेपाल की सीमा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से मिलती है? तो नेपाल की सीमा इनमें से किस राज्य से मिलती है? ये सिक्किम से मिलती है। किससे मिलती है? सिक्किम से। अब बात आई यहाँ पर सिक्किम की, तो सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक है। कि सिक्किम के CM हैं प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के जो गवर्नर हैं गंगा प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो किताब उल हिंद इसकी रचना की थी ये अलबरूना ने की थी। इनको अलबरूनी भी कहा जाता है, जो कि अरबी भाषा की एक पुस्तक है। अलबरूनी को भारतीय इतिहास का पहला जानकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का पहला जानकार। क्वेश्चन नंबर 19, कृषि के क्षेत्र में तिनकटिया व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स तिनकटिया व्यवस्था आप सभी ने बहुत सुना होगा ये क्वेश्चंस में। तो ये बिहार राज्य से है तिनकटिया व्यवस्था। तिनकटिया व्यवस्था को 2 नामों से और भी जाना जाता है, कुश्की और कुर्तौली। क्या कहा जाता है? कुश्की, मैं लिख के बता देता हूँ, कुश्की और कुर्तौली, ये इन 2 नामों से भी तिनकटिया व्यवस्था को जाना जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1860 में बिहार में इसकी स्टार्ट हुई थी, जो कि जमींदारों से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 20, मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील सिद्ध होगा, यह कथन किसका है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ये कथन किसका है। मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील सिद्ध होगा। तो ये लाला लाजपत राय का ये कथन है। लाला लाजपत राय की मृत्यु की बात की जाए तो 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 17 नवंबर 1928 को। क्वेश्चन नंबर 21,
भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कब खोला गया? तो भारत में सूती वस्त्र का जो कारखाना था ये 1854 में बम्बई में खोला गया था। पहले कलकत्ता में था, फिर उसके बाद इसको बम्बई में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 72, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो जिस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था उस मार्ग को क्या कहा जाता था? तो ये उस मार्ग को रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 73, सन 1991 में भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों के लिए नई आर्थिक नीति अपनाई। निम्नलिखित में से कौन सी नीति आर्थिक सुधार के लिए अनिवार्य नहीं थी? तो जब 1991 में नई आर्थिक सुधार नीति अपनाई गई थी, इसको एलपीजी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? एलपीजी मॉडल के नाम से जाना जाता है। और इसमें से कौन सी अनिवार्य नहीं थी? तो ये औद्योगिकीकरण जो थी वो इसमें अनिवार्य नहीं थी। बाकी उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण ये इसमें अनिवार्य थी। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई? तो भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा की गई थी 1986 में। कब की गई थी? 1986 में। क्वेश्चन नंबर 75, हिंद महासागर में सुनामी नामक प्राकृतिक आपदा कब आई थी? तो हिंद महासागर में जो सुनामी नामक प्राकृतिक आपदा थी ये कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 को आई थी। कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 को। इसमें लगभग 2.5 लाख लोग से भी ज़्यादा इसमें जिनकी मृत्यु हो गई थी। और इससे जो मेन देश थे, जो मुख्य देश थे जो इससे प्रभावित हुए थे इस आपदा से, तो भारत था, श्रीलंका और इंडोनेशिया, ये 3 देश इससे मुख्य प्रभावित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 76, भरतपुर पक्षी विहार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भरतपुर पक्षी विहार ये राजस्थान में स्थित है और राजस्थान में ही खारे पानी की झील सांभर झील है। क्वेश्चन नंबर 77, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कुल 6 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, ये बार बार पूछा जाता है और इसको 6 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो फ्रेंड्स ये पुराना प्रैक्टिस सेट है, इसमें पूछा गया है कि भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त, तब उस समय जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो वी.एस. संपत थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील, मैं लिख के बता देता हूँ, सुनील अरोड़ा जी जो हैं प्रेजेंट टाइम में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 79, किंडरगार्टन विधि का दूसरा नाम क्या है? तो किंडरगार्टन विधि का दूसरा नाम है बालोद्यान शिक्षण विधि। ये बच्चों से रिलेटेड होती है, छोटे बच्चों को पढ़ाई से रिलेटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में सीएनजी आधारित वाहनों का सर्वप्रथम परिचालन कहाँ हुआ? तो भारत में जो सीएनजी आधारित वाहनों का सर्वप्रथम परिचालन हुआ था ये दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 81, भूमंडीकरण शब्द का इस्तेमाल विश्व में सर्वप्रथम किसने और कब किया था? तो भूमंडीकरण शब्द का इस्तेमाल जो किया था जॉन विलियमसन ने 1990 में किया था। क्वेश्चन नंबर 82, 18वीं शताब्दी में किस मुगल राजकुमार ने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया? तो 18वीं शताब्दी में किस मुगल राजकुमार ने पटना का नाम बदला था, अजीमाबाद किया था? तो ये अजीमू शान ने किया था। ये अजीमू शान जो था ये औरंगजेब का पोता था। कौन था? औरंगजेब का ये पोता था और ये उस समय पटना का सूबेदार हुआ करता था, इसीलिए इसने वहाँ का नाम चेंज किया था। क्वेश्चन नंबर 83, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1920 में की गई थी। कब की गई थी? 31 अक्टूबर 1920 को इसकी स्थापना की गई थी। और ये इसमें कई लोग शामिल थे, जैसे कि लाला लाजपत राय, एम.एन. जोशी, इस तरीके के बड़े बड़े नेता इसमें शामिल थे। और इसके अगर पहले अध्यक्ष की बात की जाए, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो इसके पहले अध्यक्ष भी लाला लाजपत राय ही थे। क्वेश्चन नंबर 84, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति, इसका नाम आप सभी ने सुना होगा। इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे इसके अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति का गठन की बात की जाए तो 29 अगस्त 1947 में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85, संविधान के किस संशोधन द्वारा वयस्क मताधिकार के लिए वयस्कता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो वयस्क मताधिकार के लिए ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई इसकी उम्र। 61वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1989 में,
तब इसमें उम्र जो थी, पहले वोट डालने की उम्र जो थी हमारी 21 साल हुआ करती थी, और जिसको बाद में 1989 के बाद 61वां संविधान संशोधन हुआ तब 18 वर्ष की गई, फिर 18 वर्ष के बाद वोट डाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 86, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था 1993 में हुआ था, 12 अक्टूबर 1993 को। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संसद की बैठक बुलाने, स्थगित करने एवं लोकसभा को भंग करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। भारतीय संसद की बैठक बुलाने के लिए और स्थगित करने और उस लोकसभा को भंग करने का अधिकार जो होता है, ये भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं इनका होता है। अब बात की जाए कि राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है, तो इससे पहले क्वेश्चन मैंने बताया था, तो राज्यसभा जो होती है इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। संसद जो होती है इसके 3 अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति होता है। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर संसद के सदन की बात की जाए कि सदन कितने होते हैं संसद में, तो 2 ही सदन होते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा ये 2 सदन होते हैं। अंगों की बात की जाए तो 3 अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 88, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था इसकी स्थापना कौन से शासक के द्वारा की गई थी? ये कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, नालंदा जिले में। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स हर प्रैक्टिस सेट में ये देखने को मिलता है। तो ये भारत में जो पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, और अलग अलग एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जो पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी ये किस अधिवेशन में हुई थी? तो ये लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। और इसी अधिवेशन से कभी ये पूछ लिया जाता है कि लाहौर अधिवेशन में जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, या फिर 1929 के लाहौर अधिवेशन में किस चीज़ की मांग की गई थी। तो इस तरीके से कई क्वेश्चन इस पॉइंट से बनते हैं। तो लाहौर अधिवेशन 1929 को जब हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्वेश्चन नंबर 90, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था 1936 को, 11 अप्रैल 1936 को किया था, और यह सहजानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? सहजानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 91, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्षता की बात अगर पूछी जाए, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसमें ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, श्रीमती जयंती पटनायक पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा है। कौन है? रेखा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 92, बारदोली आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो बारदोली आंदोलन का नेतृत्वकर्ता जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बारदोली आंदोलन 1928 में आया था। कब चलाया था? 1928 में। और जो बारदोली की महिलाएं थीं, इन्होंने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 93, यंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये महात्मा गांधी हैं। कौन है? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो इसमें पूछा गया है जो जल जो है ये किस प्रकार का संसाधन है? तो ये चक्रीय संसाधन होता है। क्या होता है? चक्रीय संसाधन। चक्रीय का मतलब क्या होता है? जो रिसाइकल होता है उस तरीके से एक चक्रण होता है, वो जो रिसाइकल को चक्रीय बोलते हैं, तो ये चक्रीय संसाधन होता है। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं MS स्वामीनाथन है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक कहा जाए तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। क्वेश्चन नंबर 96, ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी? तो रॉलेट एक्ट का जब विरोध किया जा रहा था तो इसकी सभा जो हो रही थी ये जलियांवाला बाग में हो रही थी। रॉलेट एक्ट जो था ये 1919 में आया था, जिसको काला कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला कानून। इसलिए कहा जाता है काला कानून क्योंकि इसमें क्या होता था, जो अंग्रेज ब्रिटिश सरकार होती थी किसी भी भारतीय को बिना वजह, बिना किसी सबूत के उसको जेल में डाल देते थे। और इसी 1919 के रॉलेट एक्ट को कहा जाता था बिना वकील बिना दलील का कानून। क्वेश्चन नंबर 97, मुगल साम्राज्य का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मुगल साम्राज्य का अंतिम मुगल सम्राट जो था ये बहादुर शाह जफर द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 98, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? तो भारत को गणराज्य घोषित किया गया था 26 जनवरी 1949 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल परियोजना ये सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल बांध जो है ये पंजाब में है। कहाँ पर है? पंजाब में। क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन,
भारत और चीन को विभाजित करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन को विभाजित करने वाली जो रेखा है ये मैकमोहन रेखा है। कौन सी है? मैकमोहन रेखा। तो फ्रेंड्स ये थे 50 क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स आप लोगों का जितना भी स्कोर हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कमेंट करके। और फ्रेंड्स लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप लोग जितना ज़्यादा हो सके घर में रहें, साफ़ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। ज़्यादा से ज़्यादा दिन में एक बार कम से कम प्रैक्टिस सेट ज़रूर सॉल्व करें। चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम का ज़रूर प्रैक्टिस सेट एक ज़रूर सॉल्व करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।